हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 12 है हमारा, जिसका नाम है आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार का मतलब होता है दोस्तों डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि जो व्यापार होगा वो एक देश की सीमा के अंदर होगा। एक देश से दूसरे देश जो व्यापार है वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अपने देश की सीमा के अंदर ही क्या होगा, एक दूसरे राज्य के बीच में खरीद और बिक्री वाला जो व्यापार है वो होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं। जो यूनिट नंबर 12 है हमारी, इसमें आंतरिक व्यापार इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, परिचय समझ लेते हैं कि आखिरकार हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें। यहाँ पर देखिए, व्यापार का जो कार्य है आपको पता है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। यानी व्यापार करने के लिए उसमें उत्पादनकर्ता से लेकर खरीदार तक कई लोगों की भूमिका उसके अंतर्गत रहती है। तो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता ये, इसमें उत्पादनकर्ता और खरीदार के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें कब की, मध्यकालीन व्यापारिक की गतिविधियों की, तो उस समय कई सारी जो समुदाय थी वो शामिल थी, जैसे कि महाजन, हुंडी, बैंकिंग, बीमा आदि। ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी और भी है जिसके ऊपर हम यहाँ पर आराम से विचार करेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दिल्ली सरकार के अधीन, यहाँ पर किसके अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर 13वीं-14वीं शताब्दी में, तो बड़े बड़े और छोटे छोटे जो नगर है वो अस्तित्व में आ रहे थे, यानी नए नगर की स्थापना हो रही थी। तो इससे क्या होगा, इससे भोजन की और भी ज़रूरी चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, उसकी जो मांग है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे व्यापार का विकास होगा। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता है कि क्या हुआ था, किसानों को भूमि कर देने के लिए सरकारों को किसानों को भूमि कर देना पड़ता था राज्य को। तो उसके लिए क्या होता था, उन्होंने नगद भुगतान की बात की थी कि हमें क्या करो, तुम फसल बेचो जल्दी से, और फसल बेचने के बाद तुम तुरंत हमें भूमि कर दे दो। तो इसके लिए भी यहाँ पर तुरंत फसल बेचनी पड़ती थी। तो एक ये कारण है फसल बेचने का, किसान वाला, और एक ये है कि जो नए नगर अस्तित्व में आ रहे थे उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ रही थी चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की, शिल्प उत्पादन की, इन सभी चीज़ों की। तो इसके लिए क्या हुआ, व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था जिससे व्यापार का विकास हुआ, और उसे प्रेरित व्यापार जो है कहते हैं। यहाँ पर समझिए, आंतरिक व्यापार का हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, अगर हम छोटे स्तर के व्यापार में बात करें तो इसमें मुख्यतः गेहूँ, चावल, चना, गन्ना और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो, और कपास जैसी वस्तुओं का भी व्यापार होता था, यानी कुछ नकदी फसलें। अगर हम बात करें विभिन्न शहरों के बीच, तो उसमें क्या है, विलासिता की जो वस्तुएं हुआ करती थी, जो हमारी महंगी वस्तुएं हुआ करती थी, उनका भी जो व्यापार है वो होता था। अगर हम बात करें मलमल, तो मलमल का मतलब होता है जो उच्च कोटि का कपड़ा हो। तो मेरठ से मलमल देवगिरी से आता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें स्थलीय भूमार्गों की, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें आने जाने की जो सुविधा है वो स्थलीय भूमार्ग की बढ़िया थी। तो उसके कारण क्या हुआ, सल्तनत काल में व्यापार का जो प्रमुख केंद्र है वो मुल्तान था। ठीक है दोस्तों, उस समय अगर हम आने जाने की सुविधाएं की बात करें तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो बैलगाड़ियाँ थी उस टाइप की, यानी कि भूमि मार्ग बढ़िया थे, जो सड़क कह सकते हैं आपको, जो सड़क रोडवेज टाइप की वो बढ़िया थी। और जो जल मार्ग, तो जल मार्ग में समुद्रों का प्रयोग नहीं, नदी का होता था, क्योंकि ये जो व्यापार है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये डोमेस्टिक है, यानी कि अपने देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है, तो इसलिए नदी व्यापार हम कह सकते हैं। यहाँ पर समझिए, व्यापार से संबंधित वर्ग, यानी कौन से ऐसी वर्ग थी जो कि व्यापार से संबंधित थी और कौन सी भूमिका वो निभाया करती थी। यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करें अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारी जो थे उनको कारवानी कहते थे, जो कि बड़ी संख्या में क्या करते थे, एक साथ चला करते थे। और बाद में क्या है, वही जो लोग हैं वो बंजारे कहलाए। इनके जो प्रमुख जो लोग होते थे उनको नायक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर थे। बाद में जो यही जो लोग हैं वो बंजारे कहलाए। बंजारों के बारे में आपने सुना होगा।
और इनके जो ग्रुप का जो मेन बंदा था उनको नायक कहते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए हुआ क्या, जो लंबी दूरी का व्यापार है वो मुल्तानी करते थे। जैसे ब्याज और व्यापार दोनों में जो है इनका जो काम है वो होता था। ज़्यादातर जो मुल्तानी थे वो हिंदू थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुसलमान जो थे वो कम थे, इसमें मुसलमानों की भी संख्या थी, लेकिन मुल्तानी लोग जो ज़्यादातर हुआ करते थे वो हिंदू ही हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है एक नया वर्ग, ठीक है। एक नया जो वर्ग था उनको दलाल कहा जाता था। तो दलाल का मतलब क्या होता है, दलाल का मतलब होता है ब्रोकर। यानी कि मान के चलिए यहाँ पर दो बंदे हैं, एक है जिनको कोई सामान खरीदना है और एक है जिसको कोई सामान बेचना है। तो यहाँ पर वो बीच में बिचौलिए की भूमिका निभाएगा, ठीक है, और उसमें वो दोनों साइड से जो कमीशन लेगा, उसे ही दलाल कहा जाता है, ब्रोकर। तो व्यापार में जो दलाल था वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि उसे बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच में वो संपर्क बना लेता था, ठीक है, संपर्क स्थापित कर लेता था और दोनों पक्ष से ही अपना जो कमीशन है वो ले लेता था। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं अब परिवहन के साधन की, यानी कि आने जाने की जो सुविधा थी तो उसमें कौन सी चीज़ जो है वो बढ़िया थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माल ढोने के लिए पशु और बैलगाड़ी दोनों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इससे खर्च भी कम आता था। और अगर हम बात करें नदी मार्ग से, तो नदी मार्ग से थोक माल ज़्यादा जाता था। थोक का मतलब है कि भारी मात्रा में, ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में कोई सामान ले जाना है तो वो नाव से जाता था, उसके लिए उसकी व्यवस्था की गई थी। और समुद्री व्यापार से, अगर हम समुद्री व्यापार की बात करें तो जहाज़ों की व्यवस्था उसमें की गई थी। जो समुद्री व्यापार है इसका यूज़ कम होता था, क्योंकि हम यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहे हैं, और समुद्र की बात तब आएगी जब हम बात करेंगे एक देश से दूसरे देश के व्यापार की, ठीक है। तो होता था लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इस चैप्टर में फोकस हमारा सिर्फ जो है वो डोमेस्टिक ट्रेड का है। अगर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मुगलों के अधीन जो व्यापार था और वाणिज्य था वो कैसा था। अभी जो हम बात कर रहे थे इससे पहले वो था दिल्ली सरकार के अधीन जो व्यापार था और वाणिज्य था वो कैसा था। तो यहाँ पर अब मुगलों के अधीन जो है वो बात कर लेते हैं, समझिए यहाँ से। तो इसके अंतर्गत जो है स्थानीय, प्रांतीय और तटीय और अंतर प्रांतीय स्तर पर जो है व्यापार सम्मिलित किए गए थे। अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या होता था। आंतरिक व्यापार, तो इसमें आंतरिक व्यापार से पहले समझते हैं। देखिए उस समय क्या था, सभी गांव में चावल, आटा, मक्खन, दूध, चीनी और अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं इन सभी का जो व्यापार है वो होता था। अगर हम गांव में बात करें तो गांव में भेड़ें हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, मुर्गा, मुर्गी और आदि, इन्हीं सब का जो व्यापार है वो होता था। अगर हम शहर की बात करें तो जो शहर में बाजार लगता था उसमें डेली लाइफस्टाइल, जो डेली रूटीन होता है, ठीक है, उसमें जो भी सामान यूज़ होता है, यानी हम उसे रोज़मर्रा की वस्तुएं कह सकते हैं। तो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान जो है वो होता था शहर में जो बाजार लगते थे उसमें। यहाँ पर समझिए मुगल प्रांत में एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था। मुगल प्रांत की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जो केंद्र थी, यानी यहाँ पर बड़ा बाजार लगता था। उसी बड़े बाजार से सामान खरीदकर और अलग अलग भागों में जो है वो बेचा जाता था। यहाँ पर बड़े बाजार में जो सामान है वो एक तरह से आप समझ सकते हो कि ज़्यादा सामान लेने पे वो सस्ती पड़ती थी और फिर उसी सामान को अलग अलग जगह बेचा जाता था। यहाँ पर समझिए पटना, अहमदाबाद, सूरत, आगरा, दिल्ली, इन सभी जगहों को वाणिज्य केंद्र के नाम से जाना जाता था। और ये इतना बड़ा बाजार लगता था कि इसमें विदेशों से बनी वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती थी। और जो बाहर से जो व्यापारी आया करते थे और जो यात्री आया करते थे तो उनके रहने की भी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम अंतर प्रांतीय व्यापार की। तो भारत का जो अंतर प्रांतीय व्यापार था ये भी काफ़ी विकसित हो रहा था, क्योंकि जो लंबी दूरी के जो व्यापार करने वाले थे वो विलास की वस्तुएं शामिल थी उनमें, वो विलास की वस्तुओं का व्यापार करते यानी महंगी। तो उसमें क्या होता था, उसमें आप समझ रहे हो कि जो उसका जो कस्टमर होगा वो भी एक टारगेट ऑडियंस होता था और उसमें जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा होता था। अगर हम बात करें कि राज्यों के बीच जो मेल मिलाप था व्यापार से लेके तो वो भी बढ़िया था,
यानी दूर दूर की जो चीज़ें हैं वो पास में मिल जाया करती थी। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में पूरे देश को अनाज की पूर्ति करता था बंगाल उस समय में, ठीक है। और अगर हम बात करें चावल और चीनी, तो पटना से आता था, और कश्मीर से जो केसर आता था वो भी बंगाल के बाजार में मिला करता था। यानी आप समझ सकते हो कि कश्मीर से जो भी चीज़ें होती थी वो बंगाल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी, ठीक है। तटीय प्रदेशों में क्या होता था, समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा नमक निकाला जाता था, तो वो नमक भी बाजारों में क्या होता था, मिल जाता था आसानी से। यहां समझते हैं, अगर हम बात करें 16वीं और 17वीं शताब्दी की, तो भारत का जो व्यापार था वह अन्य देशों के साथ भी चल रहा था, शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और इसके पीछे हाथ किनका था, इनके पीछे हाथ था यूरोपियों का। जो यूरोप से जो लोग थे वो भारत आया करते थे, और भारत में उनको छूट दी जाती थी। छूट इसलिए दी जाती थी क्योंकि क्या हो कि व्यापार को बढ़ावा मिले। जैसे मान के चलो किसी दूसरे देश का बंदा अपने देश में आके कंपनी स्थापित करता है, तो इसमें अपने देश को फायदा होता है, तो सरकार क्या करती है, उनको छूट देती है, जिससे वो और ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिले और वो यहाँ पर आके व्यापार करें। इससे भारत के व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई। इससे क्या होता है, व्यापार के लिए बढ़िया होता है ये, तो इसलिए जो व्यापार में है वृद्धि होती है। इस व्यापार में भारतीयों का जो माल है वो निर्यात बहुत अधिक होता था और आयात बहुत कम होता था। ये एक समझने वाली बात है, जो कि अच्छी बात है। समझिए, निर्यात बहुत अधिक हो रहा है, यानी कि सामान ज़्यादा जा रहा है यहाँ से बनकर, और वहाँ से कम सामान आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात होती है। गलत बात तब होती है जब हम क्या करें, दूसरे देश पे ज़्यादा डिपेंड हो, बाहर से ज़्यादा सामान आता हो और यहाँ से हम कम भेजते हो, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है। लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये बढ़िया थी। यहाँ पर समझिए, आयात को समझ लेते थोड़ा सा। भारत में आयात कम था, अथवा जो गिनी चुनी वस्तुएं थी जिनका जो टारगेट ऑडियंस थी वो कम थी। मतलब ऐसी वस्तुएं जो आम जनता नहीं खरीदती। फॉर एग्जांपल चांदी, तांबा, सीसा, पारा, शराब, कालीन, इत्र, ठीक है, अपना परफ्यूम, तो ये सब कैसी ऑडियंस खरीदती थी, कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा खरीदते थे इन चीज़ों को। तो और सैन्य उपयोग के लिए अगर हम बात करें तो मध्य एशिया से घोड़ों का आयात होता था, ठीक है, सैनिकों का जो सामान है वो भी आ जाता था। निर्यात की अगर हम बात करें तो निर्यात में हम मुख्य रूप से कपड़ा, नील का निर्यात करा करते थे। कपड़े बहुत भारी मात्रा में जाया करता था, नील जाया करता था, अफीम जाया करता था। मसालों के लिए तो हम पहले से ही बहुत फेमस थे, तो ये अलग अलग उत्पाद जो है वो हम निर्यात किया करते थे। यहां पर समझिए, यहां पर हम समझते हैं यातायात के साधन। थल यातायात, ये बहुत पुराने समय से ही फेमस था, क्योंकि जो रोड से जाने वाला जो यातायात है ये तो बहुत पहले समय से ही भी ठीक था। उसके लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी बहुत महत्वपूर्ण था। और जो बंजारे लोग हैं वो अपने जानवरों को ढोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा जो ऊँट गाड़ी है, ऊँट गाड़ी का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता था, क्योंकि जहाँ पर रोड अच्छी नहीं हुआ करती थी वहाँ पर जो ऊँट है वो कामयाब हो जाते थे, ठीक है। और बैलगाड़ी भी कुछ ऐसा ही था, उसको ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी रोड चाहिए हो चलने के लिए। नदी यातायात की क्यों हम बात कर रहे हैं, नदी यातायात देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो व्यापार हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम डोमेस्टिक ट्रेड की। तो जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है वो अपने भारत के सीमा के अंदर ही होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। तो उसमें क्या, हमारे भारत में आप देखोगे तो नदियों का जाल बिछा हुआ है, यानी हर एक राज्य से कहीं ना कहीं जो नदियां हैं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं चली जाती है। तो नदी यातायात उसके लिए बेस्ट था। नदी में नौकाओं यानी नाव का प्रयोग होता था व्यापार करने के लिए। भारत में नदियों का जाल सा बिछा है। अगर आप मैप देखोगे भारत में नदियों का तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी नदियां हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाती है। अगर हम बात करें पटना और हुगली के बीच, तो पटेरा नामक नाव था जो कि 120 से 200 टन का जो माल है वो लाद सकता था। तो ये एक अच्छी बात थी, काफ़ी कैपेसिटी थी इस नाव की। अगर हम यहाँ पर बात करें नदी यातायात, तो ये जो नदी यातायात होता था ये सस्ता पड़ता था, ठीक है, और थल मार्ग से कम समय में पहुँचा देता था। अब आप सोचोगे थल मार्ग से कैसे जल्दी पहुँचा देता है नदी मार्ग, वो तो काफ़ी स्लो होता है, तो इसलिए जल्दी पहुँचा देता था क्योंकि जो थल मार्ग होता था उसमें घूम के जाना होता था बहुत जगह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, नदी जो है वो बिल्कुल एक जगह से दूसरे जगह पर बिल्कुल आसानी के एक शॉर्टकट तरीके से भी कई बार जो नदी मार्ग है वो इस्तेमाल हो जाती थी। यहाँ पर समझिए भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर, यानी आज तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भू राजस्व कर देना पड़ता था
किसानों को अपने खेत के ऊपर जो भी फसल उगाते थे उससे रिलेटेड कर देना पड़ता था। लेकिन क्या उससे अलग कर भी देना पड़ता था? तो हाँ, वो देना पड़ता था, और वो भी जो साम्राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे, जैसे कि हस्तशिल्प उत्पादन कर, यानी कि हाथ से बनाए हुए कोई भी वस्तु थी उस पर कर, बाजार पर कर, सीमा शुल्क, साम्राज्य की आय के जो मुख्य स्रोत थे ये सभी। व्यापारियों के अलावा कारीगरों को भी अपने उत्पादन पर कर देना पड़ता था। कोई कारीगर है जिसने अपना कोई जो सामान है उसका उत्पादन किया है, तो उसको भी जो कर है वो देना पड़ता था। सीमा शुल्क कर, तो ये आपको पता है, जो सीमा, अगर एक सीमा से दूसरे सीमा तक जाते थे तो उसके ऊपर कर देना पड़ता था। उस समय भी सड़क कर देना पड़ता था, सड़क पर चलने का कर, गाड़ी ले जाने का कर, ठीक है, ये सभी चीजें समय के साथ साथ बदलते रहते थे। ये कर ये फिक्स नहीं थे कुछ भी। जहांगीर ने क्या किया, काबुल और कंधार के साथ जो व्यापार होता था, तो इन्होंने क्या किया, कुछ वस्तुओं पर कर हटा दिया था। तो ऐसा क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि इससे व्यापार क्या हो, प्रोत्साहित हो, ठीक है। कई बार विदेशी कंपनियों को शुल्क छोड़ दिया जाता था। बताया मैंने आपको क्यों छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इससे व्यापार प्रोत्साहित हो, व्यापार में उन्नति हो। कुछ जगह पर छूट दी जाती थी ताकि व्यापार में उन्नति हो, ठीक है। यहां पर देखिए वाणिज्य गतिविधि को समझ लेते हैं हम थोड़ा। तो बैंकिंग ब्याज की दर और भागीदारी। बैंक ब्याज की दर समय समय पर बदलती रहती थी, और ब्याज की दर इस चीज के ऊपर डिपेंड करती थी कि बैंक का जमा राशि का उपयोग किस चीज के लिए होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, बैंक जमा राशि का उपयोग अधिक ब्याज पर ऋण देकर लेन देन के प्रति ईमानदारी बरतनी होती थी, जिससे उनका कार्य चलता था। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि बैंक का काम उस समय कैसे चलता था। जो इस बंदे ने यहाँ पर पैसे जमा कर रखे हैं, उस जमा को क्या हुआ था, आगे यहाँ पर लोन पे दिया जाता था, ठीक है। इससे क्या है कि वो जो बंदा है जिसको लोन पर दिया गया है, वो क्या करेगा, पैसे भी, अपने जो मूलधन है वो भी वापस करेगा बैंक को, प्लस में ब्याज भी वापस करेगा। तो इससे क्या है, जिसने पैसे यहाँ पर जमा किया उसको बैंक थोड़ा सा जो है ब्याज दे देती थी और बाकी अपना रख लेती थी। इससे काम चलता था। पहले भी यही होता था और अभी भी यही होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईमानदारी बरतनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे मान के चलो बैंक ने किसी बंदे को पैसे दिए और वो पैसे लेके भाग जाए, तो इससे क्या होगा, बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो पहले भी यही सीन था और अभी भी यही सीन है। यहाँ पर देखते हैं ब्याज की दरें, यानी कि ब्याज की दरें किस प्रकार से निर्धारित होती थी। अगर हम बात करें मध्यकालीन स्रोतों से, तो ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो कठिन होता था, यानी पता नहीं चलता था कि कैसे करना है ये सारी चीज़ें, और कोई स्रोत भी नहीं है जिससे हमें पता चले कि ब्याज की दर कैसी थी, और उनके लिए भी ये चीज़ मुश्किल थी। अगर हम बात करें तो ब्याज की आवश्यकता मांग पर निर्भर करती थी, यानी कि किस चीज़ के लिए आवश्यकता है पैसों की और मांग कितनी की गई है उसके ऊपर डिपेंड करता था कितना ब्याज लगाना है, और वो अलग अलग प्रकार की होती थी। जैसे मद्रास में 8% और सूरत में 9%। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैसे ब्याज की जो दर है वो कैसे निर्धारित होती है वो समझिए। देखिए, पहले का समय का कुछ भी जुगाड़ हो, मैं आपको अभी के समय का बताता हूँ। जो लोन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें बैंक के पास आपकी कोई चीज़ जमा हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉपर्टी लोन लिया आपने तो प्रॉपर्टी के कागज़ उनके पास जमा होंगे। अगर आपने कार लोन करवाया तो आपके कार्स के पेपर उनके पास होंगे। तो ये एक सिक्योर्ड लोन होगा, तो इसमें जो ब्याज की दरें हैं वो कम होगा। और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन, तो इस लोन में क्या है कि बैंक के पास आपकी कोई भी चीज़ जमा नहीं है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है बैंक को। तो इसमें जो बैंक है वो ज़्यादा जो ब्याज है वो वसूल करेगी, और सिक्योर्ड लोन में क्या करेगी, कम वसूल करेगी। तो यही सीन होता है अभी के समय में। अगर हम बात करें अंग्रेज जो थे उस समय में कुछ ज़्यादा तेज हुआ करते थे। तो अंग्रेज जिस प्रदेश में कम ब्याज पर पैसे मिलते थे वहाँ से उठा लेते थे, और जहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है उस क्षेत्र में लगा देते थे। तो ये सारे जो काम है ये अंग्रेज उस समय में भी करा करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है वह है व्यापारिक प्रतिष्ठान और राज्य के ऊपर। इसे समझ लेते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र शहरों में ही हुआ करते थे, शहर में इन सब के केंद्र हुआ करते थे। जो भी इनके लिए व्यापारी के लिए नियम बनाता था, सुरक्षा की मांग करता था, उसे महाजन कहते थे, ठीक है। गुजरात में इन्हें महाजन कहते थे। नगर सेठ क्या होता था, एक प्रभुत्वशाली व्यापारी, यानी एक तगड़ा व्यापारी होता था जो कि नॉर्मल व्यापारियों के झगड़े भी सुलझा दिया करता था कभी कभार। जो व्यापारी लोग होते थे दोस्तों, उनमें एक अच्छी बात ये होती थी कि वो एकजुट रहते थे, यानी उनके अंदर एकता होती थी, ठीक है। तो एकता के कारण क्या होता था, अगर किसी अधिकारी ने उनके साथ अत्याचार किया है तो इस चीज़ का वो विरोध कर सकते थे, एकजुट हो जाते थे वो, ठीक है। जैसे गुजरात के एक राज्यपाल की बात आती है, उन्होंने क्या किया था, अत्याचार किया था, तो उसके खिलाफ व्यापारियों ने क्या किया, गुजरात छोड़ दिया।
जिसमें उनके परिवार 8,000 सदस्य लगभग शामिल थे। तो इससे क्या हुआ, सारा जो व्यापार है वो ठप पड़ गया। तब सारा व्यापार जो ठप पड़ गया तो फिर औरंगजेब को समझौता कराना पड़ गया था। तो आप समझ रहे हो, मतलब एकता थी इनके अंदर, जिससे क्या होता था, इन्होंने क्या किया, अत्याचार भी ना होने दिया अपने साथ और उन्नति भी करते गए। तो व्यापारियों के अंदर एकता थी, इसलिए उन्होंने अपना संगठन भी बनाया, अत्याचार भी नहीं होने दिया अपने साथ, विरोध भी करते रहे और साथ के साथ उन्नति भी जो है वो होती रही। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, आपका जो यूनिट है वो खत्म हो चुका है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो आप, ठीक है। और बाकी यही बात थी। वीडियो पसंद आ गई हो आपको तो आप कर सकते हो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।